अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट। हम बात करेंगे कोरोना ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भयानक तबाही और त्रासदी का माहौल उत्पन्न कर दिया है। उत्तर प्रदेश को कोरोना की मौत की भट्टी में झोंकने वालों को दरअसल गांव ग्रामीण मजरा और पुरवा जाना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए कि गांव ग्रामीण कितनी बुरी हालत में इस कोरोना वायरस के चलते अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। लोग मर रहे हैं। हालात गांव में बहनों भाइयों बेहद खराब है। बहनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। गांव में न टेस्ट है, न स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं। सब कागजों पे अधिकांश कार्य सरकार की तरफ से संपन्न कर लिए जा रहे हैं। गांव ग्रामीण को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं और उस उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे कि हालात कितने खराब हैं। देवरिया में एक गांव है बेंदा, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जनपद है, बिहार से लगा हुआ देवरिया। वहां के बेंदा गांव में आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, उस गांव में 6 लोगों की 13वीं है आज। यानी उस गांव में 6 लोग एक ही दिन, अब से 13 दिन पहले मरे थे कोरोना वायरस के चलते। आज उनकी सामूहिक 13वीं है। बेंदा जैसे गांव सिर्फ एक उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे न जाने कितने असंख्य गांव उत्तर प्रदेश के भीतर हैं जहां पर तबाही बरपी हुई है। बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोग बर्बाद हुए हैं, लोगों के घर उजड़े हैं और अब उनके समक्ष खाने पीने का संकट विद्यमान है। और यह मैं मानता हूं कि यह मानवता का शोक काल है। शोक काल इस दृष्टिकोण से है कि भारत के समाज में कभी इस प्रकार से हमारे अपने देश के नागरिकों की लाशों को कुत्ता, चील, कौवा ने नोच कर नहीं खाया, जो आज के वातावरण में आपको कन्नौज से लेकर कानपुर से लेकर प्रयागराज तक देखने को मिलेगी। इधर हुई बारिश के बाद लाशें जब बाहर आई हैं तो कुत्ते और चील, गिद्ध, कौवे हमारे आपके परिजनों की लाशों को खा रहे हैं। क्या यह मानवता पर अभिशाप नहीं है? क्या यह हमारी सरकारों के लिए शर्म की बात नहीं है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को ना तो बेहतर इलाज दे पाई और न मरने के बाद सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है? सोचिए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो अपने प्रियजनों को गंगा किनारे दफना के आए होंगे और आज टेलीविजन और सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि उनके परिजनों की लाश कुत्ते खा रहे हैं। क्या इस सदमे से वो कभी बाहर आ पाएंगे? क्या इस अवसाद से वो कभी बाहर आ पाएंगे कि उनके घर के लोगों की लाश कुत्ते खा गए? मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बहनों भाइयों, ताकि लोगों को ये लगे और आपको ये महसूस हो कि आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम जब जन कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना करते हैं तो ये पाते हैं कि सरकार और समाज एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन सरकार की रफ्तार अलग है और दूसरा पहिया जो जनता और समाज का है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है, घिसट रहा है सरकार के पीछे, मर रहा है सरकार के पीछे। इन गांव गरीब की कोई पूछने वाला नहीं है। कई तो ऐसे गांव हैं जहां पहली बार टेलीविजन कैमरा पहुंचा। आज का ताजा आंकड़ा है, तकरीबन 1800 गांव तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे हैं और उन गांवों के हालात बहुत खराब हैं, बताने योग्य नहीं है। गांव के लोगों को जानकारी का भी अभाव है। वो कोरोना को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी गंभीरता से वो लोगों को मार रहा है। जागरूकता का अभाव है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच नहीं रही है। लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से मर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद जो मौत का खेल खेला गया है वो गांव के भीतर एक बड़ी भयानक त्रासदी लेकर आया है। लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती है। अनर्थ हुआ है गांव की तरफ। और अफसोस की बात यह है कि गांव, ग्रामीण, मजरा और पुरवा पिछले 20 दिनों से लगातार हमारे दिखाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार चेत नहीं रही है। बयान और प्रेस नोटों में केवल गांव की चिंता की जा रही है, हकीकत कोसों दूर है बहनों भाइयों। सांसद, विधायक, मंत्री मुंह छिपाए बैठे हैं। वो केवल क्रेडिट लेना जानते हैं, आपका वोट लेना जानते हैं,
लेकिन आपको कोई सुविधा मिले इसके लिए उनका कोई प्रयास नहीं। लोग मर रहे हैं। चंदा करके लकड़ियां घाट पर जमा की जा रही हैं। क्या मैं इसे सरकार की विफलता ना कहूं? क्या यह नकारात्मकता है? आपने सुना है कभी कि चंदा करके लकड़ियां इकट्ठी की जाएं या कोई खैरात में लकड़ियां शमशान घाट पर रखे तब अंतिम संस्कार हो? यह हमारी सरकार है और यह हमारी व्यवस्थाएं हैं। और यह टीम 11 का घटिया मैनेजमेंट है कि 400 दिनों की बैठक करने के बाद वो तो ना ऑक्सीजन का प्रबंध कर पाए, ना टेस्ट करा पाए, ना दवा और इंजेक्शन का प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाए, ना आईसीयू बेड्स का अरेंजमेंट कर पाए और मरने के बाद अंतिम संस्कार के भी प्रबंध नहीं कर पाए। लेकिन यह सरकार अपनी इमेज, अपनी छवि को लेकर ज्यादा जागरूक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कमेंट कर दिया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। तिलमिला गई गवर्नमेंट, जज साहब से भी नाराज हो गई, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट 1 घंटा पहले अभी, और कहा कि साहब राम भरोसे कैसे कह दिया, हम बड़े हताश हैं और ये जिस बेंच में केस चल रहा है वो बेंच से केस हटाया जाए। और भी तमाम मुद्दे लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस बात को नहीं स्वीकार किया। पार्शियली कुछ बात मानी कि जैसे एम्बुलेंस वाले मसले पर स्टे दे दिया और नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन युक्त बेड के मसले पर स्टे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न तो बेंच बदली और न राम भरोसे वाला कमेंट हटाया। आप समझिए कि उनको अपनी छवि की ज्यादा चिंता है, लेकिन हमारे गांव का गरीब व्यक्ति मर रहा है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है। यह घटनाक्रम सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अपनी छवि। और आप उनकी छवि के दायरे में कहां हैं? रसातल में, जमीन में दफन है आप। क्या इतना संज्ञान सरकार ने आपके परिजनों की लाश के अंतिम संस्कार के लिए लिया? नहीं लिया। यह बताने के पीछे उद्देश्य यह था। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्लैक फंगस बीमारी बुरी तरह से फैली हुई है। मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूं कि उसको महामारी घोषित करो, लेकिन सरकार ने उसको बामुश्किल अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जबकि होना क्या चाहिए? महामारी घोषित होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको अधिसूचित बीमारी घोषित किया, मतलब महामारी से हल्की। और मैं जो तथ्य बताने जा रहा हूं ये आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपको दुखी भी कर सकता है, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप जानो और आपको पता रहना चाहिए। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो एक जीवन रक्षक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं मौजूद है। अगर आपके किसी पेशेंट को चाहिए तो उसके लिए 9 स्तर की 9 जांच और अनुमति के बाद आपको वो इंजेक्शन मिलेगा। इसमें कमिश्नर स्तर का आईएएस अधिकारी, हेल्थ विभाग के अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कंसर्न डॉक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी 9 चक्र की अनुमति लीजिए। जांच होगी तब आपके प्रियजन को इंजेक्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद शायद शमशान घाट में इंजेक्शन डिलीवर होगा, पेशेंट की तो तब तक मृत्यु हो जाएगी। यह सरकार की प्राथमिकताएं हैं और यह सरकार के दावों के विपरीत वास्तविक हकीकत है, जो आपको पता रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है। और जो मैं बात करता हूं तथ्यों के साथ करता हूं, प्रामाणिकता के साथ करता हूं, दावे और चुनौती के साथ करता हूं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस सिर्फ गांव ग्रामीण के गरीब लोगों को मार रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहनों भाइयों, पिछले 4 दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के 2 भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। उनका परिवार बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। इतने आहत और सदमे में है मंत्री जी कि लोगों के संवेदना भी नहीं ले पा रहे हैं। एक भाई तो अभी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ था, दूसरे भाई की आज ऋषिकेश एम्स में मृत्यु हो गई। और इसके पहले इसी जनपद में उत्तर प्रदेश के शपथ लिए हुए मंत्री, राज्य मंत्री विजय कश्यप की इसी सप्ताह मौत हुई थी। ये कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप बातें कितनी कर लें, दावे कितने कर लें, जनपदों का भ्रमण कर लें, मेरा दावा है कि जरा उन गांवों में जाइए, शमशान घाटों का दौरा करिए, गंगा का किनारा देखिए, गंगा जी की कसम उठाइए, गंगा जली उठाइए, और गंगा जी गवाही देने को तैयार हैं कि कोरोना की तबाही कितनी बड़ी है, ये त्रासदी कितनी भयानक है। गंगा की गवाही है। और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास आज तक न कोई ठोस नीति है, न कोई ठोस कार्यक्रम है और न कोई ठोस कार्य योजना है।
अगर कुछ है बयान, बयान और बयान। क्या बयानों से कोरोना को हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश सरकार डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है, आप यकीन मानिए कि एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में 1000 से कम कोरोना केसेस हो जाएंगे। जबकि मैं फिर दावे से कह रहा हूं, भेज दो 10,000 किट किसी ब्लॉक और तहसील में और करा लो जांच, खुली जांच करा लो लोगों की, आधे से अधिक आबादी संक्रमित मिलेगी आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश में डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है और ये पहले दिन से हो रहा है। जब बड़ी तादाद में लखनऊ के भीतर चिताएं जल रही थीं, शमशान धधक रहे थे, उस वक्त 10 और 12 मौतें बताई जा रही थी। आप वो दृश्य याद होगा आपका। और आज कन्नौज से लेकर प्रयागराज तक गंगा के दोनों छेर छोर में दफन हुई लाशें और गंगा की गवाही गवाह हैं सरकार की नाकामी की और इस त्रासदी की भयावहता की। और ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की जनता को छला है। और ये वक्त सरकार से सवाल पूछने का है और सरकार की जिम्मेदारी का है। और मैं जानना चाहता हूं कि इतने बड़े कोरोना नरसंहार पर, जी हां, मैं इसको कोरोना नरसंहार कहता हूं। क्यों नरसंहार कहता हूं? क्योंकि ये किसी की लापरवाही से हुआ है, किसी की गैर जिम्मेदारी से हुआ है, किसी के गलत फैसले से हुआ है। और ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी तय न किया जाना यह ज्यादा आश्चर्यजनक है। जिन्हें छवि की चिंता है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जिनके परिजन मर रहे हैं वो लाशों को गंगा किनारे गाड़ा और दफनाया जा रहा है। ये प्रायोरिटीज हैं हमारे देश के हुक्मरानों की। इतने पत्थर दिल हो गए हैं हमारे हुक्मरान कि उन्हें आपकी तकलीफों से कोई वास्ता तक नहीं है। बेंदा गांव देवरिया का तो एक उदाहरण मात्र मैंने दिया, ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं और उन 1800 गांवों को ऑन रिकॉर्ड आपको उदाहरण दे सकता हूं कि क्या हालात उत्पन्न किए गए। आप कुछ बयान सुने बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी डिबेट को, परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ गाड़े का आदेश दिन का रहे तो गाड़ दी नहीं जाती, नहीं उसे जला देती दी नहीं जाती। पहले इतनी नहीं आती, तब तो अब ये सारी बीमारियाँ शुरू है ना, तब तो ये लाश है। रोजाना कम से कम यहाँ इधर इस साइड तो कम से कम ये हमारे 30-35 के लमसम में गाड़ियाँ आ जाती हैं और उधर उस साइड जो उस साइड है ना, उस साइड कोई गिनती नहीं है। कोरोना काल में तो करीब 100 के लमसम में आ गए हैं, अभी 10-15 दिन रोज में, और उसके पहले भी आते थे, तो ये सब गड़े हुए हैं इधर उधर। ये यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 लोग की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। सिचुएशन तो अभी राइट नहीं है और कोई देखने वाला भी नहीं है और कोई हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहता और डॉक्टर वैसे है भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं कहीं पे मिलता है। एक महीने के अंदर 12 से 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसकी जानकारी करने के लिए कोई नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से। टीम नहीं यहाँ पर आई है, बीमारी यहाँ से बहुत भारी चल रही है मेरे गांव में, और जो है गांव में गंदगी बहुत है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग से नहीं आया है और ना ही यहाँ किसी की जांच कराई गई है और ना ही किसी को दवा मुफ्त में दिलाई गई है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आपके गांव में टीकाकरण हो रहा है, कोविड को लेकर कई चीज़ें आपके गांव में पहुंच रही हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, ना टीकाकरण हो रहा है, ना दवाइयाँ पहुंच रही हैं, ना कोई डॉक्टर की टीम आ रही है। पिछले 2 महीने से हम आपको उत्तर प्रदेश के गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत समाचार देखने वाला हर एक दर्शक जानता है कि गांव की तस्वीर, गांव तक कैमरे हमने पहुंचाए, रिपोर्टर पहुंचाए, उनकी दुख तकलीफ बताई। लोग खुलकर कह रहे हैं और शायद ही कोई कह रहा हो कि उनके गांव में 10 से कम की मौत हुई हो। 1800 गांवों का हम भ्रमण कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि अधिकांश गांव तक पहुंचें, आम लोगों तक पहुंचें। हर गांव में मौतें हुई हैं और जोड़ लीजिए डेटा, अगर इन 1800 गांवों का, तो सरकार के डेटा से 10 गुना ज़्यादा डेटा तो ये ग्रामीण बता रहे हैं कि उनके गाँव में मौतें हुई हैं। तो क्या सरकार डेटा छिपा रही है? क्या सरकार झूठ बोल रही है? क्या मौतों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है? जवाब है हाँ। सरकार के डाटा पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। सरकार का डाटा संदिग्ध है, टेस्ट का डाटा संदिग्ध है, जांच का डाटा संदिग्ध है, RT-PCR का डाटा संदिग्ध है, एंटीजन का टेस्ट का संदिग्ध है और रैपिड टेस्ट का डाटा भी संदिग्ध है। मौतों का आंकड़ा भी संदिग्ध है और प्रतिदिन जो डिस्चार्ज किए जाते हैं, पता नहीं 19,000 लोग किस अस्पताल में भर्ती होते हैं जो रोजाना डिस्चार्ज हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से अस्पताल हैं, मैं तो नहीं जान पाया। अगर बहनों भाइयों आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यूपी सरकार रोज़ क्लेम करती है कि वो 19-20 हज़ार मरीजों को डिस्चार्ज करती है। अब ये किस अस्पताल में भर्ती हैं अभी डोंट नो, हमें नहीं पता। आप भी पता करिए, शायद आपको मालूम चल जाए। पता नहीं कहाँ अस्पताल ये बना रखे। तो आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। अशोक पांडे बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई अशोक पांडे जी, ये गांव ग्रामीण मजरा पुरवा के जो हालात हैं, आप तो खुद गांव के रहने वाले हैं, तो आपको लगता है कि सब ठीक है, सब बेहतर है, गाँव में एकदम चमन है? विजय भाई आपको बता दें कि 5 मई से गांव में टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है और निश्चित तौर पे एक दौर आया, कोरोना संक्रमण ने सबको अपने आगोश पे लिया, लेकिन अब आपको बता दें कि टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है और आज 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 7-7.5 लाख कोरोना के मरीज थे। आज 1 लाख 1.25 लाख मरीज रह गए हैं और आज अस्पतालों की व्यवस्था सही है, अस्पतालों में सीटें खाली हैं, ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो गई है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अरे जिसको मरना था बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गया, अब आप ऑक्सीजन कितनी भी रख लो किस काम की पंडित जी? बिल्कुल आपको बता दें कि अब जिस स्थिति में हमारी सरकार काम कर रही है, WHO ने कहा है हमारे साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत कारगर काम कर रही है और ब्लैक फंगस पे सरकार। भाई अशोक पांडे जी की इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि आप उनसे कोई सवाल करिए, जवाब वो अपनी मर्जी का देते हैं। हाँ पांडे जी कुछ बोलिए। और ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, ब्लैक फंगस के लिए सरकार ने कहा कि दवा उपलब्ध सरकार स्वयं कराएगी और उनका इलाज मुफ्त होगा। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण पे नियंत्रण करना शुरू किया है वो निश्चित तौर पे बधाई होनी चाहिए। ओके, मतलब इतनी लाशें जो बिछ गई, हम आपका अभिनंदन करें, आपको बधाई दें? नहीं, लाशें की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम उठाया है। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है विजय भाई। पांडे जी ये जो पांडे जी आप तो बड़े धार्मिक रीति रिवाज के व्यक्ति हैं जी, क्या अगर महसूस होता है जब किसी प्रियजन की लाश कुत्ते नोच कर खाएं, कैसा आपको महसूस होता है? निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटनाओं की निश्चित है हम निंदा भी करते हैं, इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। आपने कोई जांच नहीं की, आपने आज तक उन लोगों के अंतिम संस्कार की कोई कार्य योजना नहीं बनाई? पांडे जी आपने कुछ नहीं किया। विजय भाई इसकी जांच हो रही है। जांच तक क्या वो लाशें कुत्ते नोचते रहेंगे? देखिए जो इस तरह घटनाएं कहीं कहीं प्रकाश में आई हैं, निश्चित तौर पर उसकी जांच हो रही है। जो भी कौन कर रहा है जांच मुझे नहीं पता, आप उस अधिकारी का नाम बताएं, हम उनसे संपर्क करेंगे। और किस बात की जांच कर रहे हो कि कुत्ते लाश कैसे नोच रहे हैं, इसकी जांच करेंगे। कुत्तों ने लाश नोचकर हमारे आपके घर के लोगों का खाया है। जिन लोगों ने कुछ लाशों की दशा की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। समर्थ अधिकारी अरे कुत्ते नोच के खा रहे हैं, उनको कौन सा फांसी दे दोगे, जेल भेज दोगे? निश्चित है ये दुर्भाग्यजनक है इस तरह की घटना। तो आप बताइए कि आपकी सरकार पर क्या जिम्मेदारी तय की जाए कि आपके और हमारे घर के लोगों की लाशों को कुत्तों ने खाया? देखिए पूरे देश में कोरोना महामारी है, उत्तर प्रदेश भी उससे, पर इस प्रकार का दुर्भाग्य किसी राज्य में नहीं था कि आपने अपने नागरिकों को तड़पा कर मरने को मजबूर कर दिया। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के क्या देश के किसी राज्य में नहीं हुए जो आपका कुप्रबंधन था। विजय भाई उत्तर प्रदेश की दशा और राज्यों की तुलना में अच्छी है। ये अरे जो लाशें कुत्ते नोच के खा रहे हैं आप कह रहे हो अच्छी है? लानत है। तौर पे इस तरह की कहीं कहीं जो चीजें हुई है वो पांडे जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप मुझे बता दो, मैं अपना सवाल वापस लेने को तैयार हूं। कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ, कौन सा मंत्री बर्खास्त हुआ? देखिए जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कर्तव्य की गली क्या इंसानियत मर गई है पांडे जी? क्या हम राजनीति से ऊपर उठकर अपने गांव ग्रामीण के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, दवा नहीं दे सकते?
निश्चित तौर पे 5 मई के बाद टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है। गांव की व्यवस्था अब सुधरने लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं नहीं सुधर रही है, लोग मर रहे हैं, उन्हें बचाओ। ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता तो गांव में जा रहे हैं, लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनके घर अगर कोई मरीज है तो उनके घर वालों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, शहर में भी गांव में भी। आपको पता है कि बहराइच में आपके जिला अध्यक्ष ने ऑफिस में ताला लगा दिया है और बाहर नोटिस लगा दिया है, कह रहा है कि हमारी कोई सुनता नहीं, यहाँ का पुलिस प्रशासन, बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद विधायक से मिले, ताला मार दिया है और नोटिस चिपका दिया है बाहर। देखिए ये हालत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन की हो गई है। जहां आप खड़े वहीं जनता खड़ी है, दोनों पीड़ित हैं। विजय भाई, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सिलेंडर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, फोन नंबर दिए गए हैं। थैंक यू पांडे जी। मैं तो इसीलिए आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपसे सवाल कुछ किया जाए, जवाब तो वही देंगे जो आप तय करके आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पांडे जी, आप कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। आप हमेशा पहले से आंसर तैयार करके आते हैं। सवाल कुछ भी हो, जवाब आपका फिक्स है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम अपनी पार्टी की बात रखेंगे, जो हमको पता है सरकार की बात वो हम तो कहेंगे। ओके, मैं आपकी बहन जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। जूही सिंह जी, शुक्रिया आपका। देखिए, जिस प्रकार के हालात गांव के भीतर हैं वो स्थिति बेहद खराब है, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कोरोना की मौत की भट्टी में झोंका है वो गांव क्यों नहीं जा रहे हैं और वो शमशान घाट क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे आपके प्रियजन इस उत्तर प्रदेश के लोग और उनके परिजनों की लाशों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। ये दृश्य क्या पीड़ा नहीं देता? ब्रिजेश जी, बहुत भयावह दृश्य है। 5 मई से खुद पांडे जी ने कहा तब तक कोई जांच नहीं हुई थी, तब तक तो कोरोना पूरा पंचायत चुनाव में फैल चुका था। उन्नाव के जिलाधिकारी, जहां की तस्वीर निकल के आई है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ऐसा तो कालांतर से होता आया है कि लोग जो है लाशों को रेत में दबा देते हैं या बरी कर देते हैं। किस प्रकार के ये जिलाधिकारी हैं? और अब ये टीम 11 भी नहीं, अब ये E9 है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 9, जो बता रहे थे कि ब्लैक फंगस जिसके खिलाफ सरकार ने मुफ्त इलाज करने के लिए कहा। कितना भ्रामक ये बयान है, क्योंकि उसमें पॉइंट 8 पे लिखा है कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी तक जब तक पहुंचेंगे तो उसमें पैसा जमा करिए। और आज खुद मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र दें, तब तक तो आपका मरीज मर जाएगा। इसके पहले भी हम देख चुके थे, जो सीएमओ का एक रेफरल लेटर था, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। मैडम, आज भी ऑक्सीजन पर पहरा है। भी है ऑक्सीजन जी। और ब्रिजेश जी, गांव में ऑक्सीजन उपलब्ध कहाँ है? WHO का एक बयान क्या आ गया कि ये काम ये कर रहे हैं, जबकि आंकड़े WHO को यही देते हैं, तो वो तारीफ हो गई। बस किस तरह की ये सरकार है और असंवेदनशील सरकार है। अब मुख्यमंत्री अगर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, जगह जगह जाकर वहां से आ रहे हैं, तो आपने भी गांव का हाल देखा होगा कि उसके बाद वहां से क्या बयान आता है। जब समय रहते आपने एक्शन नहीं लिया, आगे का आपके पास कोई प्लान नहीं है। आज तक 18 से 45 वर्ष के कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ? केवल 8 लाख लोगों का। डबल डोज कितने लोगों को लगी? आपके मुताबिक इस कोरोना नरसंहार का जिम्मेदार कौन है और किस प्रकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए? ब्रिजेश जी, कोरोना नरसंहार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके सारे शासन और प्रशासन की है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं। यदि मैं कहूं कि कोई अदना सा व्यक्ति जो टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है उसको आप एक्शन में ले लें या सस्पेंड कर दें तो गलत होगा, नहीं तो आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। और ये जो E9 है, जो रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चाहे उसमें कोई प्रमुख सचिव हो, ये लोग दिन भर रिपोर्ट ही बनाते हैं। आप लार्जेस्ट पार्टी की अपोजिशन की प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? पांडे जी, टाइम दूंगा, प्लीज वेट। ब्रिजेश जी, ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे अफसरों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो ऑक्सीजन की किल्लत होते हुए, और चाहे वो नीति आयोग में क्यों ना बैठे हो, वो मॉडल एप्रिसिएशन होता है। इस समय ऑडिट हो रहा है ऑक्सीजन का। आपने समय रहते ऑक्सीजन का प्रबंधन किया नहीं, दवाएं मिल नहीं रही हैं, और झूठ बोल के कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, आपने हफ्ते भर बहुत चालाकी से जनता को बंद कर दिया। तो ये किस तरह की चतुराई है जो ना हाई कोर्ट की बात सुनती है ना सुप्रीम कोर्ट की बात? आज तो राम भरोसे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, आपको पता है?
ब्रजेश जी जनता रो रही है, आपने देखा सबके परिजन कहीं ना कहीं परिचित रोज मर रहे हैं गांव में। खुद गांव से मेरा संपर्क है, हर गांव में 10 मौतें 15 मौतें, लेकिन आज के अनुसार लखनऊ में बस 200-250 केस हैं शायद, और अब कोरोना तो गायब ही हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री अचानक हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे हैं बंगाल चुनाव के बाद। तो मतलब बेशर्मी की भी हद है। थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। ऐसे लोगों को मैं दीपक मिश्रा को इनवाइट करता हूँ डिबेट में। दीपक मिश्रा जी, मैंने मानव शरीरों के साथ इतनी भयानक दुर्दशा अपने जीवन काल में नहीं देखी। जिस प्रकार के दृश्य मैं कन्नौज से लेकर गाजीपुर और बलिया तक मैंने देखे हैं, विशेष तौर पर प्रयागराज, जहां कुत्ते, चील, कौवे, गिद्ध हमारे आपके परिजनों की लाशों को खा रहे हैं। सरकार के पास योजना, कार्य योजना ठोस रूप से कुछ नहीं है। उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ बयान। आप कुछ डिमांड करिए, उनका 2 बयान 2 ट्वीट सामने आ जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, यह सरकार लोक राज लोक लाज से चलता है। यह सरकार लोक लाज खो बैठी है। इसकी आंखों में न शर्म का पानी है और न हया का पानी है। लोक लाज खोने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अब सरकार स्याह सुलगते सवालों से दो चार होने की बजाय उन सच को झुठलाने में लगी हुई है। डुमरियागंज में जहां आपके रिपोर्टर पर हमला हुआ, वहां उसने क्या कहा? यही तो एक सच पूछ दिया कि भैया आप कह रहे हो कि 50 बेड का अस्पताल है, यहां तो 2 ही बेड लगे हुए हैं। योगी जी के सबसे निकटस्थ, मतलब जिनके लिए योगी जी योग हट किए थे, बाल हट किए थे, राज हट किए थे, जनहट किए थे, सारे हट किए थे जिसके टिकट के लिए, और सबसे कम वोटों से जीतने वाला व्यक्ति खड़ा होकर पिटवाता है और उसका साथ प्रशासन देता है, कार्रवाई दोनों पर नहीं। तो यह सरकार लोकलाज खो बैठी है। दूसरी बात, आज अगर ये राम को अपना आदर्श मानते हैं, हालांकि इनका राम के सरोकार से कोई सरोकार नहीं, राम इनके लिए पॉलिटिकल प्रोडक्ट मात्र हैं। जैसे ये आपदा में अवसर देखते हैं तो मान्यवर, तो आज अगर तुलसीदास जी जीवित होते तो यही लिखते कि भौतिक दैविक तापा योगी राज यही चारहु व्यापा। चारों तरफ अंधेर मचा है। आप मुझे बताइए कि छवि महत्वपूर्ण है या गांव में मरते लोगों को बचाना? कैसी छवि? आपको पता है कि राम भरोसे के कमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज सुनवाई हुई है वहां। कोर्ट ने मना कर दिया, कुछ बोला नहीं, और कह रहे हैं जहां बेंच में सुनवाई चल रही थी वो बेंच बदल दो। अरे मान्यवर, मैंने बहुत पहले कहा था कि राम का नाम लेने वाली यह रावणी मनोवृत्ति, मतलब ये अदालतें हैं, कोई तहसील नहीं है, इनको कौन बताएगा? यह रावणी मनोवृत्ति की सरकार है जिसका 5 मुंह कुछ बोलता है, 5 मुंह कुछ बोलता है। आप ये बताइए, राम भरोसे पे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, अगर आज राम भी सच बोल दे तो उनके ऊपर ये टाडा लगा दें, ये तो अच्छा हुआ। और मैं बता रहा हूं, ये अब तक की उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, गोविंद वल्लभ पंत जी के जमाने से, आचार्य संपूर्णानंद जी के जमाने से, इसके पहले भाई अखिलेश जी तक ले लीजिए, अब तक की यह सबसे ज्यादा आत्ममुग्ध, आत्म केंद्रित और आत्मश्लाघा वाली सरकार है। इसने अपने क्या इनको जनता से कोई वास्ता है? जो गांव गरीब के लोग, वास्ता कैसे होगा मान्यवर, जब ये रिमोट से चल रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में भाजपा में कोई बोलने वाला ही नेता नहीं है। यह गुजरात और नागपुर से रिपोर्ट पे चलने वाली पार्टी है। क्या आपको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया है? डाटा कम करके बताया गया है? मान्यवर, सच को छिपाया गया है। सच को छुपाना अपराध नहीं है, सच को छुपाना पाप है। यह सरकार पापी सरकार है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनूप अग्रवाल के पास चलते हैं, नर्सिंग सेल के अध्यक्ष चेयरमैन हैं लखनऊ में IMA के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अग्रवाल, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इस विपत्ति काल में आप लोग पूरी सजगता के साथ लखनऊ और आसपास के जनपदों में आप सबने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। अपनी क्षमता और अपने पोजीशन के हिसाब से आप लोगों ने बहुत कुछ गाँव के लोगों के लिए किया। मैं उसके लिए आपका साधुवाद करता हूं और आपको बधाई धन्यवाद भी देता हूं। मेरा प्रश्न है आपसे कि गांव के हालात अभी भी ठीक नहीं हैं, स्थितियां गांव में खराब हैं। पहली बात तो जागरूकता नहीं है, लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं, और बॉडी डिस्पोजल जिस प्रकार से हो रही है वो ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में ये किसी और महामारी का रूप ले सकता है। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ही मुझे पिछली डिबेट में ये कहा था कि गाँव में लोगों को दवाइयों और सब चीज़ों की ज़रूरत है,
तो आपने इंस्पिरेशन हमें दिया और जागृत किया कि नहीं, गांव में भी हमें एक सुविधा पहुंचाने की ज़रूरत है। और मैं अपने IMA लखनऊ के मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इसमें हेल्प करी। और हम लोग आज पिछले 5 दिन से गांव-गांव में दवाइयों का पूरा पैक बनवा के और उसके साथ में हिंदी में इंस्ट्रक्शन का एक पैम्फलेट दे रहे हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। अब जहाँ तक बात है कि जो नदियों में शव बह रहे हैं और इस तरह से हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नदियों के पानी को भी दूषित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव के वासी आज भी नदियों का ही पानी वहीं से पीते हैं और वहाँ पर इतने ज़्यादा वाटर प्योरीफायर और ये सब नहीं है। दूसरा, जिस तरह से शवों को इधर उधर छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि शव संक्रमित है, गांव के लोग आशंकित हैं कि उस शव का कैसे अंतिम संस्कार करें, लकड़ियों की शायद अभाव है, उनको सही डायरेक्शन और सही जगह नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। तो इस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है। मेरे गांव वालों से मुझे अपील करनी है कि कृपया ध्यान दें कि जो भी अंतिम संस्कार है उसको प्रॉपर तरीके से करें, नहीं तो हम अपने ही गांव के लिए स्वयं एक मुसीबत बढ़ा रहे हैं अगर शव को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं या पानी में बहाए दे रहे हैं। आप तो बहुत ग्रामीण लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और आप लोगों का अधिकतर जो मरीज हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? कारण क्या है? गरीबी, मुफलिसी या फिर कोई और वजह? देखिए, 2 कारण हैं। सबसे पहला तो एक डर है, जिस तरह से गांव में इलाज का अभाव है, जिस तरह से गांव में लोगों में अवेयरनेस का अभाव है बीमारी के बारे में। बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि कोरोना क्या, कैसे होता है और कैसे बचा जाए। तो उस अभाव के कारण बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा मृत्यु के कारण वहाँ पर शायद सुविधा नहीं है कि उनके अंतिम संस्कार ढंग से करा जाए, और डर है कि हम अंतिम संस्कार करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें भी ना हो जाए, और शायद उनके पास पैसे और संसाधनों का अभाव है जिसके कारण वो शव को या तो बहा दे रहे हैं या ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या हालात हैं गांव के? स्थितियां कैसी हैं? सरकार तो दावा कर रही है कि कोरोना 6000 से कम हो गया और अब कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा टाइप में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरा, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी कि राम भरोसे के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार अपने स्तर पर क्या क्या प्रबंध कर रही है या सिर्फ बयानबाजी कर रही है? देखिए, सरकार को की जो सच्चाई है वो नदियों के किनारे आप देख ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि ये जो तूफान आया, जो बरसात हुई 2 दिन रात में, वो सब नदियों के किनारे बाहर आ गए जो गाड़े गए थे, और जो तैर रहे थे वो तैर ही रहे थे। असल में अशोक पांडे जी बैठे हैं, ये कहते हैं कि तब की बात ना करो, जो मर गया उस पर चर्चा ना करिए, आज की बात करो कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो भाई, जिसके घर में दुख है तो उसको क्या किया जाए? डंडा मार के चुप करा दिया जाए कि मत रो जो तुम्हारे यहाँ मर गया। गांव में भी यही हाल है। गांव में तो देखिए, लोगों के पास इतने न नौकरी है न इतने संसाधन हैं, वो वही खेती बाड़ी पे लोग जिंदा रहते हैं। अब किसी के माँ बाप है मान लीजिए, और उसका जवान लड़का मर गया, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके लिए इनके पास कोई सहायता भी नहीं है। अब देखिए, ये खाली कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, सरकारी तंत्र फेल हो गया है। अब ये जा रहे हैं गांव में, कुछ गांव में, तो वहाँ देखते हैं कितना कीचड़ भरा है, कितना रास्ता खराब है और कितनी गंदगी है, और ना कोई दवाई है और ना कोई टेस्टिंग है। ये करोड़ों की संख्या रोज बताते हैं, ये खाली आंकड़ेबाज लोग हैं। इनकी सरकार ने जनता को हमेशा संख्या बताई, लाभ मिलने वाले का नाम नहीं बताते। ये कहते हैं हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी, उत्तर प्रदेश में ये 13 लाख नौकरी दे रहे थे जब सरकार में आए। अगर इन्होंने नौकरी दी तो हर ब्लॉक पे चिपका दें कि इस गांव में इतना इतना लोगों का यह नाम पता है, मोबाइल नंबर है, हमने नौकरी दी है, जाओ बात कर लो। बीजेपी कार्यालय पे चिपका दें। लेकिन देखिए, ये जो कोरोना है, दूसरी ओर मैं नहीं जाना चाहता, कोरोना से जो लोग मरे हैं, अब ये कह रहे साहब तीसरी लहर आ रही है। ये पहली और दूसरी लहर में तो, ये पहली लहर में इनके 2-2 मंत्री मर गए,
तमाम सारे लोग मरे, उनको तो बचा नहीं पाए। 5 विधायक मर गए, मंत्री मर गए, ऑक्सीजन दिला नहीं पा रहे हो, अस्पताल में व्यवस्था है नहीं, एम्बुलेंस वाले की सिस्टम है नहीं, 8-8 घंटा एम्बुलेंस का इंतजार करिए, 10-10 घंटा लोग एम्बुलेंस में बैठे रहे, IAS अफसरों तक को नहीं मिला। आप कहते हो सब चंगा है। अरे भाई ठीक है, जब गंगा ही चंगा है, गंगा में भी आपने सब सफाई कर रखी है, तो क्या कहना है। एक जो सबसे बड़ा ताना बाना टूटा ब्रजेश जी इस कोरोना में, वो शहरी क्षेत्रों में भी टूटा, सामाजिकता का। शहरों में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलियाँ रहती हैं, एकांकी परिवार। अगर किसी के घर में कोई मर गया तो कोई झांकने नहीं आया अड़ोस पड़ोस का। माँ मर गई तो बाप और बच्चे मातम मनाते रहे, बाप मर गया तो माँ और बच्चे मातम मनाते रहे और क्रियाक्रम करके आए। अगर गांव गिराव में कोई रिश्तेदार रहा तो वो शायद हिम्मत करके आया, अन्यथा शहर में तो बड़ी मुश्किल से कोई किसी के यहाँ जा रहा है। इस दुख की घड़ी में लोगों को अकेले छोड़ दिया गया उनके हाल पे, बच्चों को मरने के लिए। आपके घर में पता नहीं संसाधन है, खाना बनाने की व्यवस्था है, आटा है, दाल है, चावल है, नहीं है, पैसा है, कैसे क्रियाक्रम किया आपने, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक सच्चाई है, हकीकत है। और गांव में लोगों के पास वैसे पैसा नहीं होता, वो तो खेती बाड़ी पर जिंदा रहते हैं। अब ये 1800 वाला धान तो ये वैसे 1100-1000 रुपया में खरीद के बैठे हैं, बहुत फायदा करा चुके हैं किसान का। अशोक पांडे जी पार्टी में हैं, पार्टी की बात रखना, कहना सही बात है, लेकिन सच बात को आप झूठ नहीं कह सकते। ये बताइए कि बीजेपी की सरकार क्या इसीलिए आई थी कि जब जब लॉकडाउन लगे तो आप सब बंद करके दारू पिलाओ लोगन का। इस प्रदेश में खाली दारू से पैसा आपको जुटाना है, जो हमारे शराब हमारे समाज का नाश करती है। ये कौन से उच्च कोटि का चरित्र है और राजनीति है जिसका दंभ बीजेपी की सरकार ये भरती है, और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को ये कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे इनके पार्टी के एक नेता ने यह भी कह दिया कि साहब देखो भाई, हरदम भाप के भरोसे ही ना रहो, कभी कभी हाफ के भरोसे भी रहो, इसीलिए हमने ये किया है। लेकिन जो एक देश का जिम्मेदार नागरिक है, वो जब दारू की दुकान के सामने जाता है तो वो सोचता है कि भाई अगर दारू पियो तो घर तबाह, और ना पियो तो देश तबाह। तो भैया दोनों चलाने की जिम्मेदारी उसी कंधे पे, दो राहे पे खड़ा है। ऐसी स्थिति बना दी इन लोगों ने। अच्छा लगता है इनको ये अच्छा लगता है कि ये देखिए शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह हैं। शायद इन्हें एहसास नहीं है कि इनकी हर चाल का जवाब उत्तर प्रदेश में जनता चुनावों में देगी। बीजेपी के अहंकार का और इस सरकार के अहंकार का, और जिस तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़कर आज सवाल करने पर ये कहा जाता है आज बताओ घटा दिया, हमने चमत्कार कर दिया। क्या वाकई में कोरोना कम हो रहा है या सिर्फ डाटा में बताया जा रहा है कम हो रहा है? अब देखिए तमाम सारी बातें हैं, हम लोग वैज्ञानिक तो हैं नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अभी गांव में प्रसार है, लोग मर रहे हैं कोरोना से। अच्छा, आज भी ऑक्सीजन की आप कहते हैं पूरी व्यवस्था है, अस्पतालों में एडमिशन आसान नहीं है। आज भी लखनऊ में मरीजों की संख्या रोज कम हो सकती है, आंकड़े भी कम आ रहे हैं, सरकार की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, इस महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम खूब बढ़े, लेकिन सरकार ने DAP के दाम पर सब्सिडी बढ़ा दी। मोदी सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि किसानों को अब DAP आधी रेट पर मिलेगी। चलो पांडे जी का कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ नहीं ये, लेकिन इनके स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत रोल नहीं है। अब ये भाई इनके पास एक कैसेट है, अपना लगा देंगे। आप पूछोगे भूख पे तो कहिए मंदिर पे बात करो, आप पूछोगे कि साहब ये कोरोना महामारी की रोकथाम पे, कहेंगे देखो भाई वो तो टीका जिसने नहीं लगाया वो विरोधी पार्टी वाले थे, हम तो टीका लिए खड़े थे। आज है ये नहीं है, क्या लगाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक साहित्यकार ने हमारे यहाँ तो रफीक सदानी साहब का तो सब में फिट है ही है, आपके बड़े प्रिय शायर हैं। हाँ नहीं वो तो भाई कहते हैं, और जूही जी भी बहुत पसंद करती हैं उनको जी। आज पांडे जी बैठे हैं और सुने, वो भी आनंद ले, बनारस के रहने वाले हैं, वहाँ भी बड़ी साहित्य की
लहरें उठती बैठती रहती हैं, चर्चा होती है। हाँ, बनारस में पांडे जी के वहाँ अरविंद शर्मा ने कुछ चमत्कारिक और मेहनत वाले काम किए जो एमएलसी बने हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की ताकत से किए, ये भी समझना होगा। और बनारस के डीएम और बनारस के पुलिस कमिश्नर की भी तारीफ होनी चाहिए। अब वहाँ पर किसका मॉडल लागू हुआ ये बाद में तय किया जाएगा। रफीक सदानी ने लिखा है इन सरकारों के लिए कि तू जितना समझत हो, पांडे जी खैर जितना बता रहे हैं कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़ा है। लिखत है खान पठान थोड़ा है, और हम मानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए जब गांव में इसका संक्रमण बहुत व्यापक तरीके से फैला हुआ है। इतना वक्त आपके पास पर्याप्त था कि आप गांव के लोगों को बचा सकते थे, लेकिन आप गांव के लोगों के लिए ना तो एम्बुलेंस का प्रबंध कर पा रहे हैं, ना उनके लिए आईसीयू बेड का प्रबंध कर पा रहे हैं, ना नर्सिंग होम में ऑक्सीजन युक्त बेड का प्रबंध कर पा रहे हैं, ना उनकी जांचें करा रहे हैं, ना उन तक दवा पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय भाई की 5 मई से टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है। गांव में मेडिकल की टीम जा रही है। कैसेट वही और है। सबसे बड़ी बात है, गांव में अवेयरनेस की जो कमी थी, बिल्कुल सही कहा हमारे डॉक्टर साहब ने। बार बार कहा गया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, घर में रहे। लोगों ने प्रारंभ में इसको बिल्कुल मान्यता नहीं दी, इसकी हंसी उड़ाई। और खुद हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से काफिला लेके कंटेनमेंट जोन में घूमो और 2 गज की दूरी जनता बरते। नहीं, लेकिन जनता ने, गांव की जनता की बात कर रहा हूं, इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब हमारी टीम वहां पहुंच रही है, जांच हो रही है। डॉक्टर साहब ने स्वयं बताया कि गांव में अब दवाइयां पहुंच रही हैं। पांडे बाबा, आपकी दवाई नहीं पहुंच रही है, ये लोग अपने बेचारे एसोसिएशन वाले दे रहे हैं, ये फ्री जन सेवा कर रहे हैं। आप वाली दवाई नहीं पहुंची, आपने गलत सुन लिया है। देखिए, हमारी दवा भी पहुंच रही है। ये लोग तो, इस तरह के लोग और सामाजिक संस्थाएं लोगों को भोजन करा रही है। भाजपा कार्यकर्ता जिनके घर कोई अगर मरीज है तो उनके पूरे घर को भोजन कराने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे ऑक्सीजन दे दो, लोगों के पास भोजन है, ऑक्सीजन, दवाई और टेस्ट दे दो। निश्चित तौर पे विजय भाई, अब ऑक्सीजन की कमी लगभग खत्म हो चुकी है। आज ऑक्सीजन पूर्णतया है, दवाओं की व्यवस्था है और टेस्टिंग भी प्रारंभ हो गई। ओके, तो उत्तर प्रदेश एकदम कोरोना मुक्त हो गया पांडे जी? ये बिल्कुल कोरोना मुक्त नहीं, लेकिन जरूर है कि अब भय मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधा मुक्त जरूर हो गया है। ओके, ऑल राइट। तो इसका क्रेडिट आपकी सरकार को दिया जाए, अभिनंदन किया जाए इतनी लाशों का। इसका क्रेडिट देखिए, कोरोना ये जितनी लाशें बिछी हैं, आप अभिनंदन चाहते हैं? लाशों के ढेर पर खड़े होकर आपको क्या मैं ताजपोशी करूं? बिल्कुल नहीं। अपने कर्तव्य की बली बेटी पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर और पत्रकार और जनप्रतिनिधि, मंत्री खोया है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है। पर आपकी सरकार ने तो किसी पर कार्रवाई नहीं की। देखिए, हमारी सरकार, आज जो ये लाशों की बात हो रही है, जो मिली है लाशें, उस पर जरूर जांच हो रही है। जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, पर आपकी सरकार ये राम भरोसे से इतना नाराज क्यों हो गई कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? देखिए, वो तो सरकार की बात है, वो कोर्ट की बात है, क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार राम भरोसे नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार आम जनता की सरकार है, और आज जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, जिस तरह से हमने व्यवस्था की है इस समय। आपको पता है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि हर गांव को 2 एम्बुलेंस दे दो और गांव के आसपास जितने नर्सिंग होम या छोटे अस्पताल हैं, सब जगह ऑक्सीजन युक्त बेड करा दो। तो कोई पाप कर दिया हाईकोर्ट ने ऑर्डर करके कि आप चले गए सुप्रीम कोर्ट स्टे कराने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या गए, हम लोगों को वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट इतना क्या तिल मिला ना राम भरोसे कह दिया तो? देखिए विजय भाई, गांव के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी जा रही है। गांव के अस्पताल उस समय भी सुधरे थे जब प्रवासी मजदूरों को दिल्ली की सरकार ने, अब महाराष्ट्र की सरकार ने भगाया था, तो योगी जी ने क्वारंटाइन कराया, उनको लाके सैनिटाइजर युक्त बसों से लाके। ये शौकिया लोग मर गए, मतलब आपको बदनाम करने के लिए लोग मर गए?
और गंगा किनारे जाके लेट गए, अपने ऊपर बालू भी डाल ली। जो मौतें हुई हैं निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है और इस हमने बड़े होनहार विद्वान लोगों को भी खोया है। थैंक यू। तौर पे मैं आपकी बहन जूही सिंह को आमंत्रित करता हूं। जूही सिंह जी, भाई राम भरोसे कह दिया तो इतना बुरा क्यों मान गए आप? जी ब्रिजेश जी, इनकी कठिनाई ये है कि ये कुछ भी करते रहें, जनता के लिए कुछ भी न करें, मौतें होती रहें, लोग परेशान होते रहें, लेकिन इनको कोई कुछ न कहे। अहंकार इतना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री का छन्नूलाल पांडे जी आपके बीच नहीं बोली, मैं आपका सम्मान करती हैं, आप भी उनके बीच मत बोलो। हो गई मैडम, बोलिए आप। छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। सीएमओ के ऊपर एक जांच तय हुई थी ना, राजन मिश्रा जी, वो भी आपके बनारस घराने के ही हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई क्योंकि उनको वेंटिलेटर नहीं मिला। ये तो बड़े उनके नाम से एक अस्पताल बना दिया, और क्या चाहिए आपको? प्रबंध कर रहे हैं, उनके नाम पर अस्पताल बना दिया। हाँ, वार्ड, कोविड वार्ड। ब्रिजेश जी, जब छवि की ज्यादा चिंता हो जाती है और काम की कम चिंता हो जाती है, जब केवल इसी पर सारा दारोमदार सरकार का हो जाता है कि कहाँ क्या लिखा जाए और मुकदमा लिख दो। अगर कोई आवाज उठाए, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे पत्रकार, तो उस पर मुकदमा लिख दो, क्योंकि तब भ्रामक खबरों को कहकर तब इनका एक अहंकार जो गुरूर होता है वो जागृत हो जाता है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट का आदेश का पालन ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। अब तो एक सुबह समय सारणी निर्धारित करके अगर मुख्यमंत्री को घुमाना ही है और प्रश्न भी बता देने हैं, जब वो चले आए तो ताला बंद कर देना है। क्या गलत कहा? ये कहा कि हर गांव को 2 एम्बुलेंस दे दो, जितने नर्सिंग होम और अस्पताल हैं सबको ऑक्सीजन युक्त बेड करा दो, यही तो कहा। कोई पाप किया क्या हाई कोर्ट ने? तो नीति में खोट है ना, नीति में खोट है ब्रिजेश जी। इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। यही कारण है कि आज जनता परेशान है। ओके, दीपक मिश्रा जी, सरकार तो कह रही कि हमने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत बेहतरीन काम है। हाईकोर्ट ने 2 सिर्फ आदेश किए कि हर गांव को 2 एम्बुलेंस दे दो और जितने नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में सबको ऑक्सीजन युक्त बेड कर दो। क्या कोई पाप कर दिया? भाई राम का नाम और राम भरोसे कह दिया तो ये पहुंच गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। और वहां कह क्या रहे हैं कि जिन जज साहब ने कहा है उनकी बेंच बदल दो। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला, इनकी बात खारिज कर दी। असल में राम का नाम कोई और ले ले, ये भाजपाई कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इनके लिए राम आराध्य थोड़े ही हैं, राम वो खुशबू थोड़े ही हैं कि मैं भी लूं तुम भी लो। इनके लिए तो राम एक पॉलिटिकल पेटेंट प्रोडक्ट है ना। तो गांव में क्या हालात हैं? आप लोग के पास क्या जानकारी है? कोई और कैसे ले सकता है राम का नाम, चाहे वो जज ही क्यों ना हो? हम लोग के पास जो जानकारी है मान्यवर, हम दास्तां अगर सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हालात ये हो चुके हैं। भय और भूख का आलम यह है कि आज हिंदुस्तान की स्थिति अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनसे ज्यादा बदतर हो चुका है। और सरकार, अच्छा एक मजे की बात आप देखिए, मैं तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखता हूं और संयुक्त राष्ट्र की घटनाओं से वाकिफ भी हूं। ये कहते हैं WHO ने मेरी तारीफ कर दी, WHO ने मेरी तारीफ नहीं की। अरे सुनिए ना मान्यवर, इनको यूनिसेफ का बयान नहीं दिखता। यूएनओ हिंदी एक ट्विटर हैंडल आता है, हिंदी में आता है। आप लोग के सहयोग से लड़ाई हमने लड़ी थी, उसमें यूएनओ हिंदी में है। कहीं एक बार भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति प्रशंसात्मक तो छोड़िए, कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है। हिंदी का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही तो है और यूएन हिंदी कहीं इनको उल्लेख। तो आप मुझे बताइए कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इस कोरोना नरसंहार का, जहां हमारे हजारों भाई बहन, इस प्रदेश के नागरिक, निर्दोष लोग, गरीब लोग मारे गए? खुदा के कायनात का खुदा ही जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ सरकार इसकी जिम्मेदार है, जिसको हमने आपने चुना है। आपने इनको इतने पैसे दिए हैं। उन्होंने ही तो आपको धुना है जी, जिनको आपने चुना है उन्होंने तो धुना है। ये तो भस्मासुरी सरकार है ना, जैसे विष्णु से आशीर्वाद ले लिया शिव से और भस्मा। ये तो ये आने वाला दौर तो इनमें किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे जिम्मेदारी किसकी तय हो? सबसे पहले कार्रवाई तो टीम 11 के सारे अधिकारियों पे होनी चाहिए जो 9-11 हो गए। तो बात फंस गई तो उन्होंने किया क्या? जब जिम्मेदारी फंसने की बात आई तो टीम ही भंग हो गई। मुंह आंख उधो कुछ नहीं। वो जहर देते तो सबकी नजर में आ जाते। किया यूं कि वक्त पे दवा न दी।
ये सरकार ने जहर नहीं दिया, मैं मानता हूं अशोक पांडे जी की बात, लेकिन मान्यवर दवा तो आप अपनी तिजोरी में दबा कर रखे। एक देश, एक विधान, एक संविधान का नारा देने वाली पार्टी क्यों नहीं कहती कि एक वैक्सीन पूरे देश में चले? ग्लोबल टेंडर, ब्रिजेश जी, अरे कौन सा ग्लोबल टेंडर? एक वैक्सीन नहीं मंगा पाए ब्रिजेश जी आज से 1 महीना बाद, ग्लोबल टेंडर के मायने भी पता है इन्हें, ग्लोबल टेंडर क्या होता है? आज से 1 महीना बाद हम लोग बहस करेंगे कि कोरोना काल भारत में ने अप्रूवल ही सिर्फ एक वैक्सीन की है, कोरोना काल की में जो बाहर से आ घोटाले सकती कितने है। हुए हैं? आप ग्लोबल टेंडर के नाम पर क्या नाटक मचाए हुए हो, झूठ गलत बयानी करते हो? जब एक ही वैक्सीन को भारत सरकार ने अप्रूव किया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अलग से वैक्सीन मंगा लेगी? बयान आया है, स्पुतनिक के अलावा एक वैक्सीन भारत आ सकती है क्या आज की डेट में? संभव ही नहीं। और मान्यवर देखिए, कोई जियो नहीं जारी किया और कह दिया कि आप लोग प्राइवेट अस्पतालों में चले, ना समझी और अनुभवहीनता वाली बातें होती हैं। प्राइवेट सरकार, इन्होंने एक बयान दे दिया कि आप मान्यवर, मेरा एक सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, एक छोटी सी घटना, इट्स अ सीरियस बिजनेस। एक छोटी सी घटना ब्रिजेश जी बता दें, बहुत छोटी घटना है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि क्या कितना बड़ा मजाक हो रहा है इंसान और इंसानियत के साथ। सरकार ने आके बयान दे दिया कि आप निजी अस्पतालों में भर्ती करिए और दवा हम करेंगे। 1 रुपया किसी को नहीं दिया। एक गरीब आदमी ने 1 रुपया नहीं दिया। एक गरीब आदमी निजी अस्पताल में पहुंच गया, मान्यवर बंद कर दिया गया निजी अस्पताल ने, उसके पिता की लाश को रख लिया और मंगलसूत्र बेचकर, आज भी जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन क्राइसिस की नोटिस दी थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मंगलसूत्र उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हालात हैं उस वक्त आवाज उठाई थी। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त ब्लैक फंगस के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो जीवन रक्षक इंजेक्शन वगैरह वो कैसे मिल रहे हैं सबको पता है, आप लोग डॉक्टर हैं, अच्छे से जानते हैं कि एक IAS अधिकारी अप्रूव करेगा तब मिलेगा। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ डॉक्टरी IAS अधिकारी कर रहा है और डॉक्टर बेइज्जत हो रहा है, अपमानित हो रहा है। हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मसला इस बात का है कि इस भयानक परेशानी से कैसे गिरे, आसमान से टपके खजूर में अटके, अब लोग ब्लैक फंगस में फंस जा रहे हैं बेचारे। ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आसमान से लटके खजूर पे अटके। ये जो ब्लैक फंगस है इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं होता है, इसको ब्लैक फंगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्लैकनिंग यानी कि कालापन, टिश्यू को खराब कर देता है, सड़ा जाता है जिससे कि वो कालापन हो जाता है, इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। सबसे ज़्यादा समझने की बात ये है कि ये होता किनको है। ये सिर्फ 1 या 2% वो मरीज जिनको ऑक्सीजन की लंबे समय तक ज़रूरत रही हो या बाईपैप या वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, सिर्फ उन्हीं मरीजों को ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। और जो पेशेंट कोविड से निकलकर घरों पर आ चुके हैं लंबे समय तक ऑक्सीजन के बाद, उनको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब आप निश्चिंत ना हो जाएं कि अब आप ठीक हो गए हैं। तो ये ध्यान देना है कि अगर आंखों में लालपन, आंखों में सूजन, गाल पर या इस एरिया में कहीं पे सूजन आ रही है, नाक से काले रंग का या ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है या धुंधलापन दिख रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो इस बात को आगाह करते हैं कि ब्लैक फंगस है। स्पेशली वो मरीज जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई भी ऑर्गन का इम्प्लांटेशन हुआ है किसी भी तरह का, जैसे कि किडनी का या कोई भी, या वो मरीज जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीजेज हैं या उस तरह की दवा चल रही हैं, इन मरीजों को विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर पोस्ट कोविड पीरियड में तो क्या समुचित इलाज यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मौतें लगातार बढ़ती जा रही। मैंने KGMU से जो डेटा निकाला है ये डरावना है, लोग बड़ी तादाद में मृत्यु हो रही है जिनको एडमिट किया गया है। जी, उसका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिजेश जी कि इस समय ये काफ़ी खतरनाक रूप ले चुका है और काफ़ी ज़्यादा मरीज KGMU में भी भर्ती हैं, जिसमें से कई लोगों का ऑपरेशन भी हुआ है। और इसमें जब ऑपरेशन होता है, आंख और उसके चारों तरफ का एरिया क्योंकि सड़ जाता है तो निकालना पड़ता है। इलाज इसका मौजूद है, लेकिन सही समय पर शुरू हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ इंजेक्शन है, जैसा कि हमने देखा रेमडेसिविर के बारे में हुआ, कालाबाजारी शुरू हो गई। वही सेम समस्या
फिर आ इस गई। समय इसके इंजेक्शन के लिए आ रही है। मैं आप सबका बहुत इंजेक्शन शुक्रिया अदा की करता हूँ। उपलब्धता मेरे कम पास है और आसानी वक्त से समाप्त नहीं हो गया। रहा मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज शाम आप सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण परिचर्चा में शिरकत की। बहनों भाइयों, जिस प्रकार की ये विपत्ति है, आप सबको बहुत सावधान रहना है। सरकार का डेटा भले ही जीरो हो जाए, पर आपने अत्यधिक सावधानी बरतनी है। अपने और अपने परिजनों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी जन स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। सरकार अपने आंकड़े दुरुस्त करने में लगी हुई है, आप अपना परिवार दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।